तो क्रिकेट का मैच होता है। तो क्रिकेट के मैच में अगर मान लीजिए हम लोग क्रिकेट का टीम है और हम ही कैप्टन बन जाएंगे, हम ही जो है फील्डिंग सेट कर रहे हैं, हम ही बैटिंग सेट कर रहे हैं, हम ही बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब कोई वाइस कैप्टन नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा पावर मेरे पास रहे, तो क्या मेरा टीम पूरा खुश रहेगा? अरे खुश रहेगा जी, मन्ने मन्ने बोलेगा बाबा बन रहा, बाबा बन रहा, अपने कैप्टन बन गया, अपने सब कुछ कर रहा, हम लोग से पूछ भी नहीं रहा कि के को बॉलिंग देना है, के को बैटिंग देना है। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के सिविक्स के बारे में कि सत्ता में भागीदारी क्या होता है। इसे हम लोग सहभागिता भी कहते हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में, और यारवी सर का जो अंदाज़ है उसी अंदाज में जो है आपको समझा दिया जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि सत्ता में भागीदारी ये जो है पावर में पार्टिसिपेशन है क्या। बहुत ही आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले ये जानना हम लोगों को है कि भारत में कैसी सरकार है। भारत में तानाशाही है, लोकतांत्रिक है, या फिर राजतांत्रिक सरकार है। तो इसका सीधा सा जवाब आप लोग जानते हैं कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। यानी कि जो भारत है वो लोकतंत्र से चलता है, और लोकतंत्र का अगर डेफिनेशन हम लोग जाने तो ही जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता द्वारा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस देश में सहभागिता नहीं है, जिस देश में भागीदारी नहीं है, उस देश में लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। यानी कि बिना भागीदारी के, सत्ता में बिना भागीदारी के लोकतंत्र कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये भागीदारी होती क्या है, आखिरकार ये भागीदारी क्या होती है। बच्चों सत्ता में भागीदारी के लिए एक और शब्द आता है सहभागिता। अब बताइए सहभागिता का मतलब क्या होता है। तो अगर आसान भाषा में समझे तो सरकार चलाने में सभी लोगों को भागीदार बनाना। यानी देश में कोई भी लोग रह रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, या भी कोई सा भाषा बोल रहा, बंगाली, मराठी, या किसी भी तरह का तहजीब उनके अंदर है। जब सत्ता में सभी लोगों को भागीदार बनाया जाता है, जब सरकार चलाने में, निर्णय लेने में सभी लोगों को भागीदार बनाया जाता है ना, तो उससे हम लोग कहते हैं सहभागिता। और ये बहुत ज़रूरी है। इसे अगर आसान भाषा में हम लोग समझे तो क्रिकेट का मैच होता है। तो क्रिकेट के मैच में अगर मान लीजिए हम लोग क्रिकेट का टीम है और हम ही कैप्टन बन जाएंगे, हम ही जो है फील्डिंग सेट कर रहे हैं, हम ही बैटिंग सेट कर रहे हैं, हम ही बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब कोई वाइस कैप्टन नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा पावर मेरे पास रहे, तो क्या मेरा टीम पूरा खुश रहेगा? अरे खुश रहेगा जी, मन्ने मन्ने बोलेगा बाबा बन रहा, बाबा बन रहा, अपने कैप्टन बन गया, अपने सब कुछ कर रहा, हम लोग से पूछ भी नहीं रहा कि के को बॉलिंग देना है, के को बैटिंग देना है। यानी समझिए अगर एक टीम है उससे कैप्टन हम हैं, और बिना किसी से पूछे कि हाँ किसको बॉलिंग देना चाहिए, किसको बैटिंग में भेजना चाहिए, कहाँ पर किसी फील्डिंग को रखना चाहिए, यानी कि 11 खिलाड़ियों में से हम किसी का बात नहीं मान रहे, या फिर 2-3 लोग से मान रहे और सबका निर्णय नहीं ले रहे, तो ऐसे में जो बाकी खिलाड़ी है उसके दिल में हमारे लिए क्या पैदा हो, गुस्सा पैदा हो जाएगा, टीम में बिखराव पैदा हो जाएगा। यानी हम ही कैप्टन है और सारा काम हम ही कर रहे हैं, किसी से जो भी हम निर्णय ले रहे हैं किसी से कोई मशवरा नहीं ले रहे, तो ऐसे में क्या वो टीम जीत सकता है, क्या ये टीम कामयाब हो सकती है? और अगर आप क्लासरूम का लीजिए एग्जाम्पल, तो एक क्लास में अगर एक ही बच्चा को मॉनिटर बना दिया जाए, वही जनरेटर, मतलब कि मॉनिटर भी है, जनरेटर भी है, यानी कि मॉनिटर का भी काम कर रहा, टीचर का भी काम कर रहा, भाई साहब मतलब कि स्कूल का कैप्टन भी बना दिया जाए, यानी जब सब कुछ एक ही बच्चे को बना दिया जाए तो और बच्चों में क्या मैसेज जाएगा, उनके दिल में तो द्वंद्व पैदा हो जाएगा। अरे उनके दिल में पैदा होगा ना, असंतोष पैदा हो जाएगा कि भाई सब वही बन रहा है कि हम लोग इस काबिल नहीं है। इससे फूट पैदा हो जाएगा, स्कूल के खिलाफ भी फूट पैदा होगा, टीचर के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा, और जिस बच्चे को मॉनिटर बनाया गया है, जिसको सभी पावर दे दिया गया है, उसके खिलाफ भी सभी लोगों में जो है नफरत पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए आसान भाषा में समझिए कि सत्ता में भागीदारी जब होती है, जब सभी लोगों को सरकार चलाने में, फैसला लेने में भागीदार बनाया जाता है, तो इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान होती है, और सभी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमें भी जो है हिस्सेदार बनाया जा रहा है, हमारी भी महत्व है, हमारा भी वैल्यू है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो श्रीलंका है ना, हमारे देश का पड़ोसी देश, एकदम लटकल है दक्षिण में। तो श्रीलंका में जो है सिंहली भाषा के लोग की आबादी बहुत ज़्यादा है, और तमिल जो है वो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी आबादी कम होती है। तो वहाँ क्या किया गया था कि सिंहली भाषा को ही सिर्फ एक राजभाषा घोषित कर दिया गया।
जो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया सिंहली को ही, और वही राजभाषा यानी कि सिंहली भाषा में ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई होगी, सिंहली भाषा में सरकारी फरमान जारी होंगे, सभी जो है मतलब जितना भी सरकारी काम है वो सिंहली भाषा में होगा। इससे जो तमिल भाषा था वो दब गया, उसका मांग कम हो गया, नौकरियों में भी जो है सिंहली लोगों को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा था। इससे क्या हुआ कि जो तमिल वाले लोग थे वो अपने ही देश में रह कर के खुद को पराया महसूस करने लगे थे। देखिए दोस्तों, जब सिंहली भाषा को ही सिर्फ एक राजभाषा घोषित कर दिया गया, तमिल लोगों को दरकिनार कर दिया गया, उनको सरकार चलाने में या भी फैसला लेने में जो भागीदार नहीं बनाया गया, तो क्या हुआ कि सिंहलियों को तो पूरी तरीके से जो है वर्चस्व हासिल हो गया था, लेकिन जो तमिल था उनके दिल में असंतोष जाग गया अपने सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ और सिंहलियों के खिलाफ कि भाई साहब कि हम लोग को मतलब कि हमारे देश में ही पराया कर दिया गया। तो इसीलिए कि हम बोले थे आपको कि जब तक जिस देश में सहभागिता नहीं रहेगी उस देश में लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। यानी कि निर्णय लेने में, है ना, फैसला लेने में, सरकार चलाने में जब तक देश के हर लोग को, हर वर्ग को, हर रिलीजन को, हर भाषा को, हर जाति को जब तक भागीदार नहीं बनाया जाएगा तब तक जो लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। और जब भागीदार नहीं बनाया जाता है तो क्या होता है कि सत्ता के लिए, है ना, संघर्ष चलता है। जिस तरीके से श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच टकराव पैदा हो गया था, तमिल तो विद्रोह पर उतर आए थे। इसी तरीके से बेल्जियम में द्वंद्व पैदा हो गया था फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच में। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास पड़ा हुआ है कि जब सभी लोगों को सत्ता में भागीदार नहीं बनाया जाता है तो देश में फूट पैदा हो जाता है और गृह युद्ध का माहौल पैदा हो जाता है, यानी अपने ही देश में लोग लड़ने लगते हैं। इसीलिए बच्चों, सत्ता में भागीदारी यानी सहभागिता बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई पूछे कि हाँ 10th में आ गया हो, बताओ ज़रा सहभागिता किसे कहते हैं, तो कोई आपसे पूछ दे कि बताओ सहभागिता किसे कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है एकदम आसान भाषा में कि सरकार चलाने में सभी लोगों को भागीदार बनाना, सरकार चलाने में, निर्णय लेने में सभी लोगों को भागीदार बनाना सत्ता में भागीदारी कहलाती है, सहभागिता कहलाती है। इस तरीके से सरकार चलाने में, है ना, सरकार चलाने में सभी लोगों को भागीदार बनाना सहभागिता कहलाता है। तो सहभागिता का बहुत सारा परिभाषा है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब सभी लोगों को निर्णय लेने में, सरकार चलाने में भागीदार बनाया जाता है तो उसे सहभागिता कहते हैं। तो सहभागिता क्यों ज़रूरी है आप लोगों ने समझा। और हमारे भारत के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न था। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश में जो है लगभग जो है 556 देशी रियासत में बटा हुआ था। अलग अलग छोटे छोटे राज रजवाड़े थे। देश में अलग अलग मज़हब के लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे। समझिए, एक घर में 2-3 गोतिया नहीं रह पाता, रोज़ एकदम बर्तन की तरह एकदम फुटम एकदम होता है, पूरा ढरमन एक घर में ही लड़ाई होती है। तो हमारे देश में कितना मज़हब था, अभी भी है। हमारे देश में उस समय 1947 में अलग अलग संस्कृति के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। उस समय हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या थी कि देश को समेटे रखना, सभी को एक साथ रखना। इसीलिए भारत में एक नीति अपनाई गई कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ होगा, जहाँ सभी के पास अधिकार होंगे, जहाँ सभी को सत्ता में भागीदार बनाया जाएगा। तभी न रहेगा जब सबको प्रायोरिटी दिया जाएगा, जब सबको वैल्यू मिलेगा, तभी न सब खुश होगा कि हाँ अरे देश में हम लोग को पूछा जा रहा है। तो हमारे भारत के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग खैर समझ गए होंगे कि सरकार चलाने में, निर्णय लेने में सभी लोगों को भागीदार बनाना सत्ता में सहभागिता कहलाता है, भागीदारी कहलाता है। और ये बाबू लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस देश में सहभागिता नहीं रहती है उस देश में लोकतंत्र जो है खतरे में रहता है और उस देश में गृह युद्ध का माहौल छिड़ा रहता है ना। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग के सामने रहा था, आपके टीम में, आपके घर में ही देख लो ना। अगर ईद का कपड़ा लेने जा रहे हो या कुछ भी घर में काम हो रहा है ना, सब मेंबर, घर के सभी फैमिली मेंबर से अगर नहीं पूछा जाता है तो सब फैमिली मेंबर में ही टकराव पैदा हो जाता है। देखिए हमसे नहीं पूछ रहा,
है ना। अब्बा जी मान लीजिए पापा जो हो गया, है ना, छोटा बेटा से पूछ लिया तो बड़का बेटा उनके से पूछा, हमसे ने पूछा, तो वो उधर रूठ गया, वो उधर रूठ गया, यानी रूठ जाते हैं लोग, टकराव पैदा होता है, घर वालों के खिलाफ भी टकराव पैदा हो जाएगा, उनके खिलाफ भी। इसीलिए सहभागिता यानी कि सभी को जो है भागीदार बनाना, इसे हम लोग पावर शेयरिंग भी कहते हैं। पावर शेयरिंग यानी सत्ता में भागीदार बनाने का मतलब है कि पावर को शेयर करना है ना। और हमारे देश में पावर का पूरी तरीके से शेयरिंग है ना। चाहे वो सभी लोगों को भागीदार बनाया जाता है। इसी तरीके से केंद्र सरकार के पास अपनी सरकार होती है, राज्य सरकार जो है अपने राज्य का सरकार होता है ना। इसी तरीके से जो है हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्र जो है बहुत ही अच्छा तरीके से पनप रहा है और आगे भी पनपता रहे। इसके लिए हमें तय करना होगा कि सभी लोगों को जो है भागीदारी मिल रही है या नहीं। खैर साथियों, आज के लिए इतना ही, है ना। भूखे हैं और देखिए प्यास वास भी लग रहा है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी जो है चल रहा वार्म अप। जय हिंद।